हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट इशू को। इस टॉपिक का नाम है रेजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। तो रिसेंटली में यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक प्रपोजल को पास किया गया और इस प्रपोजल में वुमेन की जो मैरिज एज है उस एज को बढ़ा करके 18 से 21 ईयर्स कर दिया जाएगा। इस प्रपोजल को फाइनली अप्रूवमेंट जो है वो मिल गई है यहाँ पर यूनियन कैबिनेट की तरफ से। ये अप्रूवल मिली है ठीक एक साल के बाद, लास्ट ईयर में ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वो कंट्री को एड्रेस कर रहे थे तो वहां पर भी उन्होंने इस एज को बढ़ाए जाने को लेकर के जो प्रपोजल है उसको देश के सामने रखा था। और उससे पहले ही एक कमेटी की अपॉइंटमेंट भी कर दी गई थी यहाँ पर कि इस एज को बढ़ाने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और इस एज को बढ़ाना कितना सही रहेगा या कितना गलत रहेगा, उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए एक कमेटी पहले ही अपॉइंट कर दी गई थी। तो उसी के बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद अब फाइनली जाकर के दिसंबर 2021 में जो एज है उसको बढ़ाए जाने को लेकर के यहाँ पे फाइनली मंजूरी दे दी गई है। करेंटली अगर हम लोग बात करें तो मैन की जो मैरिज एज है वो 21 ही रहेगी, लेकिन वुमेन की जो मैरिज एज है वो अभी 18 है और इसे ही बढ़ा करके 21 कर दी जाएगी। अब इस पूरे इशू को एग्जामिन करने के लिए जो टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसको हेड कर रही थी जया जेटली, इसका गठन किया गया था जून 2020 में। और इस टास्क फोर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि अपने देश में जितने भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, जितने भी चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो गर्ल्स की जो मैरिज एज बढ़ाए जाने को लेकर के पूरा का पूरा डिस्कशन था, वो डिस्कशन को लेकर के भी पूरा काम जो इस फील्ड में कर रही है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसी मिनिस्ट्री के द्वारा ये टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने फाइनली अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2020 में सौंप दी और उसी में इन्होंने रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट वुमेन अपना पहला जब बर्थ, पहले चाइल्ड का जो बर्थ हो रहा हो उस समय पर वुमेन की मिनिमम एज जो है वो 21 होनी चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट में जो मैरिज एज है वो गर्ल्स की बढ़ा के 18 से 21 ईयर्स कर देनी चाहिए। यही रिकमेंडेशन इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में सौंप दी है। अब इसके पीछे कई सारे लॉजिक बताए जा रहे हैं कि क्यों ये एज जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पर हेल्थ और सोशल इंडिसेस के वेरियस पैरामीटर्स को कंसिडर करने के बाद यहाँ पर इस एज को बढ़ाए जाने को रिकमेंडेशन दिया गया है। अब इसमें काफी सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं इस रिकमेंडेशन को देते समय पे। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन किया जा सकता है कि कितनी नंबर ऑफ मैटरनल डेथ होती हैं ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ्स के दौरान, राइट। 1 लाख जन्म देते समय पर उसमें से 1 लाख में से कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है यहाँ पे बच्चों को जन्म देते समय पर, उस प्रोसेस को कैलकुलेट किया जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के माध्यम से। तो अब अगर वुमेन कम एज में रिप्रोडक्शन कर रही है, कम एज में अगर वो बर्थ दे रही है, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी और हेल्थ वाइज वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पर वो एक हेल्दी तरीके से रिप्रोडक्शन कर पाए और उस रिप्रोडक्शन के बाद, बर्थ देने के बाद वो खुद भी हेल्दी महसूस करे और चाइल्ड भी हेल्दी महसूस करे। तो इस वजह से एक मिनिमम एज जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन होनी चाहिए थी कि क्या एज किस एज पर पहुंचने के बाद जो वुमेन जो है वो एकदम हेल्दी फील करेंगी बर्थ देते समय पर, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको सिग्निफिकेंटली घटाया जाएगा। तो उसी में ये पाया गया कि कम से कम ये एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। अब केवल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ही इससे एड्रेस नहीं होगा, इसके साथ साथ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम लोग बात करें तो इसे डिफाइन किया जाता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ 1 साल के अंदर अंदर हो जा रही है। तो ऐसे पर 1000 बच्चों में से कितने 1 साल के अंदर अंदर बच्चों की डेथ हो जा रही है, जब उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो उस रेट को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और अगर सही एज में वुमेन बर्थ दे रही हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की जो दर है अभी वो इंडिया में थोड़ी ज्यादा है, वो भी वहां पे भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। और फिर मदर्स और चिल्ड्रन की न्यूट्रिशनल लेवल्स को भी कंसिडर करके क्या सही एज होनी चाहिए बर्थ की, इन सब
इश्यूज को डिस्कस करके, इन सब इश्यूज को एग्जामिन करके इस कमिटी ने फाइनली रिकमेंडेशन दी है कि जो वुमेन की मैरिज एज होनी चाहिए वो एटलीस्ट 21 ईयर्स होनी चाहिए। अब जब ये इसको मंजूरी दे दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, तो इसके बाद कई सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट होगा, हिंदू मैरिज एक्ट होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट होगा। इन सभी एक्ट्स में यहाँ पर अमेंडमेंट किया जाएगा, और अमेंडमेंट करने के बाद जो नई एज है वो 21 वुमेन के लिए फिक्स कर दी जाएगी। इससे वुमेन की हेल्थ पे बेटर इफेक्ट पड़ेगा, चिल्ड्रन की हेल्थ पे बेटर इफेक्ट पड़ेगा, फैमिलीज और ओवरऑल सोसाइटी भी यहाँ पर हेल्दी तरीके से ग्रो कर पाएगी, और वुमेन माल न्यूट्रिशन का शिकार होने से बच जाएंगी इस मूव के इम्प्लीमेंट होने के बाद। अब अगर इंडिया में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के देखें तो मैरिज के कंटेक्स्ट में कई सारे लॉज इससे पहले भी डिफाइन किए जाते रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इसमें सबसे पहले जो आया था अंग्रेजों के समय पर, इस लॉ का नाम था सारदा एक्ट 1929। सारदा एक्ट 1929 का नाम ही बाद में बदल करके चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 कर दिया गया था। और इसमें शुरुआती दौर में जो गर्ल्स की एज है मैरिज के लिए वो डिसाइड की गई थी 14 ईयर्स, और बॉयज की जो एज है वो डिसाइड की गई थी यहाँ पे 18 ईयर्स। बाद में आजादी के बाद गर्ल्स की एज को अमेंड करके हमने 14 से 15 किया, और 1978 में इसी लॉ को फिर अमेंड किया गया, और जो गर्ल्स की मिनिमम एज मैरिज की डिसाइड की गई वो 1978 में 18 ईयर्स डिसाइड की गई थी, और बॉयज के लिए 21 ईयर्स डिसाइड की गई थी। तो जो ये पोजीशन डिसाइड किया गया था 1978 में, वही कंडीशन, वही जो रूल्स हैं वो आज भी फॉलो किए जा रहे हैं, और आज करंट लेवल पे भी यही एज है। इसी एज में अब फाइनली 2021 में हमें एक नया अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। इससे पहले कि इस लॉ में अमेंडमेंट किया गया था, इससे पहले भी जब चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया था जिसने रिप्लेस किया था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को, उसमें भी जो एज है वो 18 ही थी और 21 ईयर्स ही थी बॉयज के लिए। लेकिन अब फाइनली 2021 में इसमें चेंज कर दिया जाएगा। अब देखो, डिफरेंट रिलीजन के लिए भी मैरिज की मिनिमम एज है। जैसे कि हिंदूज की बात करें हम यहाँ पर, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जितने भी रिलीजन कवर किए जाते हैं उसमें ब्राइड के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स ही है, और जो ग्रूम है, ग्रूम के लिए मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स ही डिसाइड की गई थी। अगर इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मैरिज की जो मिनिमम एज बताई जाती है वो बताई जाती है कि एक बार प्यूबर्टी अटेन कर ली गई है तो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद मैरिज जो है वो वैलिड मान ली जाती है। मतलब प्यूबर्टी मोस्टली जो गर्ल्स अटेन कर लेती हैं वो 13, 14, 15 ईयर्स, इन एज के दौरान प्यूबर्टी अटेन कर ली जाती है, और इसके बाद इस्लामिक लॉस के हिसाब से जो मैरिज है उसको लीगल माना जाता है। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 2000 1954, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये मैंने अभी बताया कि यहाँ पे भी 18 और 21 ईयर्स ही थे। तो जो नया लॉ आएगा वो नया लॉ इन्हीं एक्ट्स में बदलाव करेगा। हिंदू मैरिज एक्ट में चेंज लेकर के आएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंज लेकर के आएगा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इसको अमेंड करेगा, और ये सब अमेंडमेंट होने के बाद जो नई एज है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर फाइनली कर दिया जाएगा। अब हम इसकी बात समझते हैं कि क्या इस स्टेप के डिफरेंट प्रोज होंगे, क्या डिफरेंट कॉन्स होंगे। सबसे पहली बात, अगर प्रोज की बात करें तो वुमेन और चाइल्ड दोनों के वेलफेयर के लिए इस एज का बढ़ाया जाना इंपॉर्टेंट था। इससे अंडर नॉरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है एक इन्फेंट के अंदर, एक मदर के अंदर, उस अंडर नॉरिशमेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। दूसरी बात, जल्दी उम्र में शादी हो जाती है तो उसके कारण प्रेगनेंसी की स्टेज में भी काफी सारी महिलाएं जल्दी ही इस स्टेज में पहुंच जाती हैं। इससे उनके न्यूट्रिशनल लेवल्स पे अफेक्ट पड़ता है, और उनके द्वारा दिए जाने वाले चिल्ड्रन का जो बर्थ है उस चिल्ड्रन के ऊपर भी यहाँ पर सीरियस न्यूट्रिशनल लेवल वाइज अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर उससे ओवरऑल हेल्थ और मेंटल वेलबींग चिल्ड्रन की भी और मदर की भी दोनों की अफेक्ट होती है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन किया जा पाएगा, और जो नया बच्चा होगा वो हेल्दी होगा और मेंटल वाइज भी वो स्ट्रांग होगा। मेंटली वो किसी तरीके से अफेक्टेड रूप में बर्थ नहीं लेगा इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद। दूसरी बात, ये वुमेन को एम्पावरमेंट प्रदान करने में हेल्प करेगा। अभी क्या होता है कि जल्दी एज में शादी का जो नियम है
उसकी वजह से बहुत सारे रूरल एरियाज में, इनफैक्ट अर्बन एरियाज में भी जल्दी शादी होने के कारण जो एजुकेशन है उस एजुकेशन से महिलाएं डिप्राइव्ड हो जाती हैं। लिविंग कंडीशंस में उनकी बेटर नहीं, कोई सुधार नहीं आ पाता है, क्योंकि जब वो एजुकेशन से दूर चली जाती हैं तो उसके बाद उनके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के जो रास्ते हैं वो रास्ते फाइनली बंद हो जाते हैं, और वो डिपेंडेंट हो जाती हैं काफी हद तक अपने मेल काउंटर पार्ट पे अपना बाकी का लाइफ गुजारने के लिए। और इस प्रोसेस में उनको घरों के अंदर काफी सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, उनकी हेल्थ कंडीशन भी अफेक्टेड रहती है, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, एक फैमिली के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन कम होता है। और इस वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी है इंडिया में, वो जेंडर इनइक्वालिटी काफी हद तक हमें देखने को नजर आता है आपका। तो यहाँ पर एक बार अगर इस एज को बढ़ा दिया गया, 21 ईयर्स कर दिया गया, तो फिर जो गर्ल चाइल्ड है या गर्ल्स जो हैं इंडिया में, उनको इनफ टाइम मिल जाएगा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, एक एटलीस्ट मिनिमम जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट करने के लिए, ताकि और फिर इस तरीके से उनका जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है अपनी इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और एक फैमिली के अंदर जो वुमेन की डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से वुमेन को एम्पावरमेंट करेगा ये नया अमेंडमेंट, और जो जेंडर इनइक्वालिटी है उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने में सिग्निफिकेंट तरीके से हेल्प करेगा ये नया एक्ट। दूसरी बात यहाँ पर, इंडिया अभी भी इंडिया इज होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर एज मैरिजेस इन द वर्ल्ड। अभी भी बहुत सारे चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में प्रवेल करते हैं। तो यहाँ पर 21 एज कर दिए जाने के बाद जो 18 से 21 ईयर्स में जो शादियां होंगी वुमेन की उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और ओवरऑल इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हेल्प करने में भी ये नया अमेंडमेंट काफी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पर कुछ इसके कॉन्स भी हैं इस एक्ट का, कई सारे लोगों के द्वारा, कई सारे ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। तो क्रिटिसिज्म क्या है उसको समझने की कोशिश अगर हम लोग करें, तो यहाँ पे कहना है कि इसके बाद, इस एक्ट के आने के बाद, जो चाइल्ड मैरिज लॉ को लेकर के इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी 18 साल से कम उम्र की बहुत सारी लड़कियां हैं जहां पर उनकी शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। और अगर इस ब्रैकेट को 18 से 21 ईयर कर दिया गया तो 18 से 21 ईयर्स के बीच में होने वाली मैरिज को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, वो सही बात है। लेकिन उस आड़ में जो एटलीस्ट 18 ईयर्स तक का वेट होने का 18 ईयर्स एटलीस्ट लड़कियां कंप्लीट करें इसका वेट किया जाता था, और उस वेट किए जाने के बाद जो मैरिज किया जाता था, अब उसमें एक जो ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट साइज बढ़ गया है। अब यहाँ पर चाहे लड़कियों की शादी 15 में हो, चाहे 16 में हो, चाहे 17 में हो, चाहे अब 18 19 20 में हो, सभी को चाइल्ड मैरिज के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा। तो इस वजह से जो चाइल्ड मैरिज लॉ को लेकर के इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन का डायमेंशन भी बढ़ गया, और इस वजह से डायमेंशन बढ़ जाने के कारण इम्प्लीमेंटेशन में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आने लग जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन को। और इससे जो 18 वर्ष से कम उम्र में जो शादियां हो रही थी उसको भी सेम पेज पर ट्रीट करना पड़ेगा जिस पेज पर हम 18 से 20 या 21 वर्ष के बीच में जो होने वाली महिलाओं की शादी है उसको भी, और जो 18 से कम उम्र में होने वाली शादी है उस दोनों इशू को हमें सेम पेज पे ट्रीट करना पड़ेगा। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन बढ़ जाएगा और इस प्रोसेस से इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, और जो लॉ है जो चाइल्ड मैरिज को अभी रोकने के लिए है वो अपने फुलेस्ट कैपेसिटी में काम नहीं कर पाएगा। ये है इस एक्ट का क्रिटिसिज्म। भारत में अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डाटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भारत में चाइल्ड मैरिज में डिक्लाइन देखा गया है। 2015 से 16 के लेवल पे 27% इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस होते थे। 2019 से 20 में ये आंकड़ा 27 से घट के ऑलरेडी 23% हो गया है, राइट। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज है वो देखा गया है, और इसमें यह भी कहना है कि जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया उसमें बहुत बड़ा रोल कोई लॉ का नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है कि एजुकेशन जो महिलाओं तक पहुंची है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक क्षेत्र में पार्टिसिपेशन जो बढ़ा है, जो स्कूल्स के लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ा है, उन सब चीजों की वजह से यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। लॉ उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, ऐसा एलिजिडली कहा जाता है जो इस एक्ट का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगर आपको चाइल्ड मैरिज रोकनी है तो आप एजुकेशन वाइज चीजों को बूस्ट करिए,
आप भाई इकोनॉमिक वाइज पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए चीजों को सही करिए, तो ऑटोमेटिकली ये डिक्लाइन हो जाएगा। इस एज को बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एससी और एसटी ग्रुप में 70% जो अर्ली मैरिजेस हैं वो देखे जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस लॉ के आने के बाद, इस लॉ के आने के बाद ये मैरिजेस अंडरग्राउंड तरीके से होते हुए देखने को मिलेंगे। और एससी और एसटी कम्युनिटी जो है, जहां पर 70% अर्ली मैरिजेस का जो हिसाब किताब है वो देखा जाता है, वहां पर एससी और एसटी कम्युनिटीज को काफी ज्यादा यहाँ पे बर्डन झेलने को मिल सकता है, क्योंकि जब अगर वो इस अर्ली मैरिजेस को करने जाएंगे तो ये आंकड़ा अभी और बढ़ते हुए दिखेगा। ये 70% तो 18 के हिसाब से है, 21 के हिसाब से ये आंकड़ा हमें और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इससे एससी और एसटी कम्युनिटी जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो ये शादियां परफॉर्म कर रही हैं तो उनको पेनल्टी उन पर लगाई जाएगी, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग तो भाई एक ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी इस तरह की शादी को परफॉर्म करना। तो इससे एससी और एसटी कम्युनिटी के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा और काफी सारे मैरिजेस अंडरग्राउंड तरीके से उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। इट विल ऑल्सो लीड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस। मेजोरिटी ऑफ इंडियन वुमेन जो 21 से पहले शादी करेंगी, दूसरी कम्युनिटीज में भी यहां पर वो शादियां भी एक तरीके से क्रिमिनलाइज डिक्लेयर कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो इससे वो पॉपुलेशन भी अफेक्ट होगी, और ये पॉपुलेशन कोई छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन है जो इस लॉ के पास होने के बाद अफेक्ट हो जाएगी। तो ये एलिजिडली इस एक्ट का यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज वे फॉरवर्ड? देखिए सही बात है, लॉ कभी भी चीजों किसी भी पिक्चर को पूरी तरीके से नहीं बदल सकता। अगर हमें इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करना है, अगर हमें चाइल्ड मैरिज को हटाना है, तो सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर कि हमें महिलाओं का एक्सेस जो है एजुकेशन की तरफ उसको बढ़ाना पड़ेगा। उनके जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। महिलाओं के बीच में स्किल और बिजनेस वाइज ट्रेनिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अर्ली एज में रिप्रोडक्शन करने के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसको जो जनता है वो प्रॉपर तरीके से समझ पाए। स्कूल्स में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ स्कूल के लेवल पे ही जो न्यूट्रिशनल लेवल्स हैं गर्ल्स में उसको बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर प्रॉपर इसकी स्कीम चला करके। राइट, कॉलेजेस की संख्या ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन स्कूल्स तक प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है या नहीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इसको चेक करने की जरूरत है। और साथ ही साथ एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है जो इस पे फोकस करे कि मैरिज अपने आप लोग डिले करने लग जाए, अपने आप लोग फैमिली के अंदर जो गर्ल चाइल्ड है उसको पढ़ाने के ऊपर फोकस करने लगे। और जब ऐसा होने लगेगा तब आसानी से जो मासेस है वो मासेस इस नए लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट कर पाएगी। अदरवाइज इस नए लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें सब्सटेंशियल वे में जो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है वो इन पैरामीटर्स पे काम करने की जरूरत है, और तब जाकर के जो लॉ के इंटेंशंस हैं वो लॉ के इंटेंशंस पूरी तरीके से यहाँ पे फुलफिल किए जा सकेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया। अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन प्रोसेस में हैं जहां पर करंट अफेयर की जरूरत होती है, आप हमारे इस चैनल को उनको रेफर भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।